हेलो एवरीवन, दिस इज सी ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? बेटा 2 लेक्चर कर चुके हैं एंड एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो आई होप आप सब उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, राइट? एंड प्लीज़ जो भी डाउट है साथ में कवर अप करते जाना, व्हाट्सएप करना, कॉल करना, नो प्रॉब्लम। कॉल करने से पहले बस एक बार मैसेज कर देना, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कितने बजे मैं फ्री हूँ। बाकी प्लीज़ साथ में पढ़ लो और जो भी डाउट है वो क्लियर कर लो, राइट? चलिए आज की स्टार्ट करते हैं क्लास। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। बेटा देख, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था हमारा ऐसे 315 एंड ऐसे 320, और हमें लास्ट क्लास में कैसे 300 भी कवर करना था, हमारा प्लानिंग वाला टॉपिक, लेकिन हम ये ही 2 कवर कर पाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग के साथ। ऐसे 300 बोलता है कि अगर ऑडिटर चाहता है कि उसका ऑडिट इफेक्टिव और एफिशिएंट हो, टाइमली बेसिस पे ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर तरीके से अपने ऑडिट का प्लानिंग करे, ठीक है? ऐसे 300 ने ये बात बोली है, क्लियर? टू परफॉर्म इफेक्टिव इन टाइमली मैनर, to perform an audit in an effective and timely manner, you should plan your audit, ठीक है सर? 2 स्टेप्स हैं ऑडिट के अंदर। सबसे पहले ऑडिटर ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाता है, उसके बाद वो प्लान बनाता है। सर प्लानिंग के 2 स्टेज हैं, क्या क्या? सर सेकेंड चैप्टर के अंदर से हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, छोटा सा चैप्टर है सर। ऑडिट प्लानिंग के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और फिर क्या बनाया जाता है सर? प्लान। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। सर स्ट्रैटेजी क्या है? सर स्ट्रैटेजी इज समथिंग, आपके क्लाइंट का पूरा ओवरव्यू, आपके क्लाइंट के काम का और आपके ऑडिट का एक ब्लूप्रिंट होता है। मतलब सर देखिए, स्ट्रैटेजी के अंदर हम बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि भैया यहाँ पे काम करने के लिए मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिएंगे, मतलब कितना स्टाफ चाहिएगा। ऑडिटर का रिसोर्सेज क्या है? उसका स्टाफ, ठीक है? मुझे कितना टाइम लगाना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी, किसी एक्सपर्ट की नीड लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे कितने विजिट्स करने पड़ेंगे, हर हफ्ते किसी को भेजना पड़ेगा या महीने में एक बार जाने से काम हो जाएगा, या फिर मुझे परमानेंटली एक स्टाफ को वहाँ भेजना पड़ेगा। मेरा क्लाइंट छोटा है या बड़ा है, राइट? आप यहाँ पे चेक करोगे भैया मुझे क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। जैसे कि आपका क्लाइंट अगर मैन्युफैक्चरिंग में, तब देखोगे सर फैक्ट्री भी है, अच्छा। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर ना आप सब कुछ डिसाइड कर लेते हो। आप डिसाइड करते हो अपने ऑडिट का स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। स्कोप से ऐसे सर आपने देखा कि मेरा क्लाइंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी फैक्ट्रीज हैं 4, तो आपको देखना पड़ेगा अच्छा मुझे 4 पे जाके चेक करने हैं, ठीक है? आपने देखा उसके 20 गोडाउन्स हैं, मुझे ये भी चेक करने हैं। तो आप ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर ऑडिट का क्या बेटा? ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर ऑडिट का एसटीडी मतलब सर स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन डिसाइड करते हो। स्कोप में आप डिसाइड करते हो कि भैया इस क्लाइंट के यहाँ पे आपको कितना काम करना पड़ेगा, कितने एरियाज हैं। जब हम बोलते हैं ना क्लाइंट छोटा या बड़ा, इसी के लिए बोला गया है स्कोप, ठीक है? आपको देखना पड़ेगा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में, अच्छा सर्विस के अंदर है, ई कॉमर्स का बिजनेस करता है, क्या बिजनेस करता है, कितना चेक करना है, आपका स्कोप क्या रहेगा यहाँ पे काम करने का, ठीक है सर? नेक्स्ट टाइमिंग, कि भैया यहाँ पे आप किस तरीके से अपना काम करोगे, मंथली जाओगे, वीकली जाओगे, हर दिन जाओगे, या फिर 3 महीने में एक बार जाने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है? अपने ऑफिस में बैठ के काम करना है या फिर उसके ऑफिस में जाना है। साल खत्म होने के बाद करोगे ऑडिट, क्योंकि सर बुक्स क्लोज हो जाएंगी, ऑडिट तो वैसे तो उसी के बाद होता है ना, या ड्यूरिंग द ईयर स्टार्टिंग में भी बीच में विजिट करने जाना है। तो टाइमिंग क्या रहेगी एंड डायरेक्शन क्या रहेगा, मतलब आप किस तरीके से अपना पूरा का पूरा ऑडिट का फ्लो रखने वाले हो। कौन डायरेक्ट करेगा, पार्टनर कौन इसको मैनेज करेगा, कौन टीम में रहेगा, ठीक है? उनको सुपरवाइज कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ हम कहाँ डिसाइड करते हैं सर? अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर। इन शॉर्ट ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर हम ये देखते हैं कि भैया इस क्लाइंट के यहाँ पे ऑडिट करने के लिए मुझे कितना टाइम लगाना पड़ेगा, अपने कितने रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे, और कैसे मैं इस क्लाइंट के यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है? बात समझ में आई? सर ऑडिट का स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन आए ना, आप खाली ये चीज़ लिख के आए ना, ऑडिट इन्वॉल्व द ऑडिट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व द सेट द टाइम, डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। सर पूरे नंबर आ जाएंगे आपके। दिस इज द कीवर्ड ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं? ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर हम अपने ऑडिट का एसटीडी डिसाइड करते हैं,
ठीक है, ऑडिट का, ऑडिट प्रोसीजर नहीं, आई नो आप सबको ना NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पढ़ने का बहुत आदत है, लेकिन सर ध्यान रखना स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है, ऑडिट का STD। क्लियर? इसके बेनिफिट क्या है सर? सर जैसे मैंने आपको बोला, हम बेसिकली ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस क्लाइंट के यहाँ पे काम करने में मुझे अपने कितने रिसोर्सेज डेवलप करना पड़ेगा, मतलब कितना टाइम लगाना पड़ेगा, कितना स्टाफ चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, राइट? तो इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेसिस पे आप अपने रिसोर्सेज को ठीक तरीके से मैनेज कर पाते हैं। इसके बेनिफिट क्या है सर? और स्ट्रैटेजी के प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, आप ये डिसाइड कर पाते हो व्हेन टू डिप्लॉय, कि आप अपने रिसोर्सेज को कब यूज़ करने वाले और कैसे यूज़ करने वाले हैं, एंड द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है सर, यहाँ पे याद रखना पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछा जाए बेनिफिट ऑफ द रिसोर्सेज, बेनिफिट ऑफ और स्ट्रैटेजी, तब भी ये लिख के आओगे, या पेपर में क्वेश्चन आ जाए सर ऑडिटर इज वरीड अबाउट resources, about management of resources, management of resources, what to do। तो सर आपको क्या लिख के आना है? आप ये लाइन लिख के आओगे कि और स्ट्रैटेजी किस चीज़ में हेल्प करती है, उसके बाद उसके बेनिफिट लिख के आओगे। बात समझ में आई? क्वेश्चन आए बेनिफिट ऑफ द रिसोर्सेज, या क्वेश्चन आए क्या सर कि ऑडिटर वरीड है कि अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करे, तो भी आप ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में लिख के आओगे। क्लियर? बात समझ पाए सर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? आप जो आपका क्लाइंट है, जो आपकी एंगेजमेंट है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब नंबर ऑफ द कंपोनेंट, जैसे मैंने बोला था कि आप देखोगे यार मेरे क्लाइंट के यहाँ पे मुझे क्या क्या चेक करना है, जैसे 4 फैक्ट्रीज थी, 10 गोडाउन्स थे, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता है तो सर वो देखोगे। नेचर ऑफ द बिजनेस, कंपोनेंट एंड द लोकेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, जैसे कितनी सब्सिडरीज हैं, कितने ब्रांचेस हैं, उनकी लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन करोगे, इन सब की अंडरस्टैंडिंग लोगे स्ट्रैटेजी बनाते हुए। किस चीज़ की? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसके बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्लियर? उसके अलावा आपकी ऑडिट रिपोर्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, आप इसके बारे में ध्यान रखोगे, सो डैट आपको ये पता चले कि भैया आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट कब तक कंप्लीट करके देनी है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट का यूज़ क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ये आइडेंटिफाई कर लेना स्टार्टिंग में ही, सो डैट आप समझ जाओ कि कब तक आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है और किसको देनी है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? बात समझ पाए? ठीक है सर। उसके अलावा आप ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखोगे कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट एरियाज हैं इस क्लाइंट के यहाँ पे, कौन कौन से सिग्निफिकेंट एरियाज है जहाँ पे आपको काम ज़्यादा करना है। ठीक है, उसके अलावा NTE ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज कर लो, अवेलेबल रिसोर्सेज। इन सब के बेसिस पे आप देखोगे क्या ऑडिटर के पास प्रॉपर NTE, नेचर टाइम ऑन एक्सटेंड ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज है क्या, जो इस काम को करने के लिए चाहिए। ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर जब तुम आइडेंटिफाई करते हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब के बेसिस पे देखते हो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज चाहिए क्या वो रिसोर्सेज हमारे पास हैं या नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़ का आप ध्यान रखोगे सर, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करते हुए तुम्हें जो नॉलेज मिली है तुम उसके बाद उसका भी ध्यान रखोगे ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हुए। अब आप मुझे बोलोगे मैम ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या है, अगर मैं बोलूँ बेटा आप पढ़ के आ चुके हो इन 2 क्लासेस में, तो सर प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो हम किसी भी क्लाइंट का काम लेने से पहले करते हैं, उसका काम लेना है कि नहीं लेना ये डिसाइड करते हुए जो एक्टिविटीज़ की जाती है उनको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़। तो सर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है? एक तो ऐसे 210 के अकॉर्डिंग हमें 2 चीज़ करनी होती है, क्या प्री कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, दूसरा एंगेजमेंट लेटर साइन करवाना होता है। उसके अलावा 220 का पॉइंट नंबर C, जहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें इस क्लाइंट का काम करना है या नहीं करना। इन्हीं को क्या बोलते हैं सर? प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। तो
तो ये एक्टिविटी करते हुए आपको जो नॉलेज मिली थी उसके बेसिस पे भी आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे। ठीक है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है सर कि प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, राइट। तो प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज क्या है सर, ऐसे 210 के अंदर जो हम एक्टिविटी करते हैं और ऐसे 220 के क्वेश्चन नंबर सी के अंदर जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, राइट। सर अभी तक मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि एज पर द ऐसे 300 ऑडिटर अगर अपना ऑडिट इफेक्टिव और टाइमली बेसिस से करना चाहता है तो उसे ऑडिट को प्रॉपर तरीके से प्लान करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला प्लानिंग के 2 स्टेज है, सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी बनाओगे फिर प्लान बनाओगे। अभी हमने खाली डिस्कस किया है क्या सर, स्ट्रैटेजी के अंदर हम अपने ऑडिट का एसटीडी, स्कोप, टाइम और डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि भैया इस क्लाइंट के यहाँ पे कितना काम है और इसको काम को करने में मुझे कितना टाइम लगेगा और इसको काम करते हुए मुझे क्या स्टाफ, क्या रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी और मेरे काम का डायरेक्शन क्या रहेगा, फ्लो चार्ट क्या रहेगा। बात समझ पाए। यहाँ पे इन शॉर्ट हम सिर्फ एक चीज देखते हैं कि भाई इस क्लाइंट के काम करने के लिए मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितना टाइम, कितना मैन पावर, कितनी नॉलेज लगानी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? यस सर। अब जब आप ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो, आपने जब अपने ऑडिट का ब्लूप्रिंट बना लिया, आपने देख लिया कि आपको ऑडिट का क्या क्या स्कोप है, आपको क्या क्या चेक करना है, उसके बाद उसके बेसिस पे आप बनाते हो क्या सर, प्लान, ऑडिट का प्लान। ऑडिट के प्लान के अंदर हम क्या करते हैं सर, हम ऑडिट के प्लान के अंदर करते हैं जो भी हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं ना, जो भी हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनका NTE, नेचर, टाइम और एक्सटेंट डिसाइड करते हैं। जैसे आपने यहां पे देख लिया कि अरे 10 को डाउन है, मुझे उनको चेक करना है। अब प्लानिंग के आपने स्ट्रेटजी के अंदर ये देख लिया कि आपका स्कोप क्या है, आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। अब आप प्लान के अंदर देखोगे भैया इसको चेक कैसे करना है। जैसे अब आपने देखा कि अच्छा ठीक है मुझे 10 गो डाउन चेक करना है। अब प्लान के अंदर आपको करना है कि सर इसके रिगार्डिंग आपका ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा, नेचर क्या रहेगा ऑडिट प्रोसीजर का, मतलब इंक्वायरी करोगे, इंस्पेक्शन करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, क्या करोगे, राइट। तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा। दूसरा, वो प्रोसीजर आप कब लगाओगे। एंड एक्सटेंड का मतलब होता है सर कितना लगाओगे, मतलब सैंपल यूज करोगे या पूरा 100% चेक करोगे। और सैंपल भी चूज करोगे तो उसमें तुम्हारा साइज क्या रहेगा सैंपल का। क्लियर सर। ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर हम ऑडिट का STD डिफाइन करते हैं। ऑडिट प्लान के अंदर हम ऑडिट प्रोसीजर्स का NTE डिसाइड करते हैं। ऑडिट प्लान के अंदर जो हम रिस्क को असेस करने के लिए 315 के अंदर प्रोसीजर करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उनका भी NTE डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे सर हम क्या करते हैं, हम RMM 315 के अकॉर्डिंग रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम DR मतलब डिटेक्शन रिस्क, कल ही पढ़ के आए हो। डिटेक्शन रिस्क कम या ज़्यादा कैसे हो सकता है सर, काम को करके। ऑडिटर जितना ज़्यादा काम करेगा उतना डिटेक्शन रिस्क कम होता जाएगा। ठीक है सर, इनको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं उनको बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अभी आप पढ़ोगे ये सब चीज़ें, ऐसे 300 अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो 315 के अकॉर्डिंग तुम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करोगे, उसका टाइम, नेचर एंड एक्सटेंट क्या रहेगा, उसका प्लान बनाओगे। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या करोगे, उसका टाइम, नेचर एंड एक्सटेंट क्या रहेगा, इसका प्रोसीजर बनाओगे। इनके अलावा कोई और प्रोसीजर करना है तो उसका भी NTE डिसाइड करोगे। ठीक है, तो सर ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर आप ऑडिट का STD डिसाइड करते हो, ऑडिट प्लान के अंदर आप ऑडिट प्रोसीजर्स का NTE डिसाइड करते हो। ठीक है, साथ में एक चीज का क्लैरिफिकेशन दिया है कि खाली तुम ऑडिट प्रोसीजर्स का ही NTE ही नहीं डिसाइड करोगे, उसके अलावा तुम किस तरीके से अपने काम को सुपरवाइज करोगे, किस तरीके से। सर एक बात बताओ, आपके आर्टिकल्स जा रहे हैं काम करने तो आपको सुपरवाइज तो करना पड़ेगा ना। CA अगर अपने स्टाफ को ऑडिट करने भेज रहा है तो वो खुद तो सुपरवाइज करेगा ना। तो भैया वो उसके सुपरविजन का NTE क्या रहेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, ये सब भी आप अपने प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करोगे। खाली ऑडिट प्रोसीजर नहीं, सुपरविजन का भी NTE डिसाइड होगा किसके अंदर सर, प्लानिंग के अंदर। और प्लानिंग का NTE डिसाइड करते हुए कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे सर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, जितना कॉम्प्लेक्स होगा CA को उतना ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। एरिया ऑफ द ऑडिट, जिस एरिया को तुम ऑडिट कर रहे हो अगर वो बहुत रिस्की है, सर मान लीजिए आज आपका स्टाफ गया कैश को ऑडिट करने, कैश इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो सर इस केस के अंदर CA ज़्यादा सुपरवाइज करेगा रेदर देन कोई ऐसा एरिया जो कम इंपॉर्टेंट था। ठीक है,
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिस एरिया के अंदर, जिस ट्रांजेक्शन्स के अंदर रिस्क ज़्यादा होगा आपका सीए उससे ज़्यादा सुपरवाइज करेगा। ठीक है सर। उसके बाद कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द टीम, अगर आपकी टीम एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेज वाली है, तो कम सुपरवाइज करके भी सीए का काम चल जाएगा। तो आप प्लानिंग करते हुए खाली अपने ऑडिट प्रोसीजर का एंटी ही डिसाइड नहीं करेंगे, उसके साथ आप अपनी टीम का सुपरवाइज कैसे करने वाले हो इसका भी एंटी ई डिसाइड करोगे। और इसको डिसाइड करते हुए कौन कौन से फैक्टर आपके एंटी ई को डिसाइड करेंगे, एंटिटी का कॉम्प्लेक्सिटी, आपकी टीम की कैपेबिलिटीज, रिस्क और मटेरियलिटी। ठीक है सर। अब आ जाते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। सर देखो, सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जहाँ पे हम पूरे ऑडिट का एसटीडी डिफाइन करते हैं कि ऑडिट में क्या क्या चेक करना है, कब चेक करना है और कौन चेक करेगा। टीम क्या रहेगी, डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद उसके बेसिस पे हम अपना प्लान बनाते हैं। जैसे मैंने अपने स्टॉक में, आपने पहले स्ट्रैटेजी में देखा कि मेरा क्लाइंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फैक्ट्री है। ठीक है, मुझे इसके फैक्ट्रीज को चेक करना है, ये मेरे चेकिंग का स्कोप है। आपने स्कोप डिफाइन कर लिया, अब इसको चेक कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा, ये तुम डिसाइड करते हो ऑडिट प्लान के अंदर। ठीक है, तो पहले स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, फिर प्लान बनाया जाता है। एंड आपको पता है प्लान ज़्यादा डिटेल्ड होता है। स्ट्रैटेजी में आपने लिख दिया कि 10 गोडाउन्स को चेक करना है, लेकिन फिर आप जब ऑडिट प्लान बनाओगे तब देखोगे कि कैसे उसको ऑडिट करना है। तो ऑडिट प्लान ज़्यादा एक्सप्लेन्ड होता है, डिटेल्ड होता है रेदर देन ऑडिट स्ट्रैटेजी। एंड सर एक के अंदर चेंज आता है ना, तो ऑटोमेटिकली दूसरे के अंदर भी चेंज आ जाता है। ठीक है सर, चलिए एक बार रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। बोथ आर इंटर रिलेटेड। ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, बिकॉज हम जो ऑडिट प्लान बनाते हैं हम ऑडिट स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ही बनाते हैं। क्लियर। ऑडिट प्लान कंटेन मोर डिटेल्ड देन द ऑडिट स्ट्रेटेजी। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं सर। ऑडिट स्ट्रेटेजी स्टेबलाइज द एसटीडी, मतलब स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। एंड ऑडिट प्लान इंक्लूड द एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। एनटीई मतलब नेचर, टी स्टैंड फॉर टाइम एंड एक्सटेंड। जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सटेंड मतलब आप कितना ऑडिट प्रोसीजर कितनी आइटम्स पे लगाओगे, 100% पे लगाओगे, 90% पे लगाओगे, 70% पे लगाओगे। बात समझ पाए, इंपॉर्टेंट था। चलिए सर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है ऑडिट प्रोग्राम। सर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द केस स्टडी एंड शॉर्ट नोट। इसके ऊपर से कई छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं सर, मतलब इट्स अ बिग टॉपिक जिसके अंदर 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम। सर देखो ऐसे ना 300 तो खाली बात करता है ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान के बारे में, ऑडिट प्रोग्राम के बारे में कहीं भी हमारे ऐसे में नहीं लिखा। लेकिन फिर भी अगर कोई सीए चाहे तो वो ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम भी बना सकता है। सर अब ये ऑडिट प्रोग्राम क्या है? सर देखो, ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर ना हम डिसाइड करते हैं हमारे ऑडिट का एसटीडी, स्कोप, टाइम ऑफ डायरेक्शन, कि भैया इस क्लाइंट के यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, कितना चेक करना है और कब चेक करना है। क्लियर। इसके बेसिस पे आप बनाते हैं सर ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान के अंदर आप ऑडिट प्रोसीजर्स का एनटीई डिसाइड करते हो, मतलब आपने जब स्ट्रेटजी में ये डिसाइड किया कि आपको क्या चेक करना है, कब और कितना चेक करना है, ऑडिट प्लान के अंदर आप देखते हो कि उसको कब चेक, कैसे चेक करोगे। सर ऑडिट स्ट्रेटजी में आपने डिसाइड किया कि आपको क्या चेक करना है, ठीक है, कब चेक करना है और कैसे चेक करना है। अब क्या चेक करना है ये तो आपने ऑडिट स्ट्रेटजी में डिफाइन कर लिया, लेकिन इस चेकिंग को करने के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर्स रहेंगे, इसके रिगार्डिंग आपके क्या क्या एक्शन प्लान्स रहेंगे, वो आप डिसाइड करते हो प्लान के अंदर कि भैया क्या चेक करना है मैंने स्ट्रेटजी में डिफाइन कर लिया, लेकिन कैसे चेक करना है वो आप डिफाइड करते हो सर ऑडिट प्लान के अंदर, ऑडिट प्रोसीजर्स के थ्रू। ठीक है, आपने ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर आइडेंटिफाई किया इस क्लाइंट के यहाँ पे 10 फैक्ट्रीज है, मुझे उनको चेक करना है। आपने अपना स्कोप डिफाइन कर लिया कि आपको क्या चीज़ चेक करनी है। फिर आपने ऑडिट प्लान बनाया और आपने बोला कि भैया इसको चेक करने के लिए तो मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, हर फैक्ट्री में जा जाके देखूंगा। ठीक है, आपने अपना ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर दिया ऑडिट प्लान के अंदर।
ठीक है। लेकिन सर ऑडिट प्रोग्राम क्या है? सर आपने जो ऑडिट प्लान के अंदर जो ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड किया ना, उसके अंदर क्या स्टेप्स रहेंगे ये हम देखते हैं ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड द वेरिफिकेशन स्टेप्स। मतलब सर देखो, आपने स्कोप के अंदर डिसाइड किया कि मेरे क्लाइंट के यहाँ पे गोडाउन है, मुझे जाके चेक करने हैं, आपने अपना स्कोप डिफाइन कर लिया। फिर आपने ऑडिट प्लान के अंदर डिसाइड किया कि इसके रिगार्डिंग आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहेंगे। आपने बोला मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करके सारे स्टोर्स को चेक करूँगा, सारी काउंटिंग चेक करूँगा, राइट। अब फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए क्या स्टेप होने चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन की क्या स्टेप होने चाहिए, ये हम डिसाइड करते हैं सर ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। सर देखो, ऑडिट स्ट्रेटजी बनाता है हायर लेवल पार्टनरशिप फर्म, मतलब जो पार्टनर लेवल होती है ना सीएफएम के अंदर, वो ऑडिट प्रोग्राम बनाए, ऑडिट प्लान बनाए जाते हैं सर पार्टनर और मैनेजिंग लेवल मिलके। एंड ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली मैनेजर बनाता है अपने आर्टिकल्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए, कि अगर वो ऑडिट पे नहीं जा पा रहा तो वो पूरी की पूरी चेकलिस्ट बना के दे देता है अपने आर्टिकल्स को कि भैया देख, अगर तो फिजिकल वेरिफिकेशन पे जा रहा है तो फिजिकल वेरिफिकेशन पे जाने के बाद ना तेरे ये स्टेप होने चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन को करते हुए। सर आपने अपना स्कोप डिफाइन किया कि चेक करना है ऑन द ऑडिट स्ट्रेटजी। फिर आपने प्लान बना के ये देखा कि इसको चेक करने के रिगार्डिंग तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है सर, अब ऑडिट प्रोसीजर को करते हुए क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि सर आप ऑब्जर्वेशन करोगे, तो ऑब्जर्वेशन करते हुए तुम्हारे क्या क्या स्टेप रहेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। बात समझ पा रहे हो? सर ये यूजुअली ना जूनियर स्टाफ के लिए बनाया जाता है, ताकि अगर वो ऑडिट पे जा रहे हैं तो वो खुद कोई गड़बड़ ना करके आए, तो उनको एक चेकलिस्ट बना देते हैं कि भाई देख आज करना फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, प्लान के अकॉर्डिंग आज फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए भी क्या स्टेप रहेंगे वो सब कुछ बना के दे देते हो आप। इट्स लाइक अ चेकलिस्ट, ताकि कोई भी एक्टिविटी छूटे नहीं। बात समझ पा रहे हो? सर इसके बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी। सर सबसे पहले स्टार्ट करूंगी डिसएडवांटेज के साथ, इंपॉर्टेंट है। सर देखो डिसएडवांटेज क्या है, एक्चुअली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही हैं कि सर देखो एक ऑडिट प्रोग्राम एक तो हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता, वो हर क्लाइंट के यहाँ पे अलग अलग रहेगा, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज पता है क्या, आपने एक चेकलिस्ट बना के अपने एम्प्लॉय को दे दी, ठीक है, आपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई चीज़ बना के दी होगी, या जो इस बार प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ करी हैं उन सब के बेसिस पे बना के दिया होगा। लेकिन सर पता है क्या होता है, जब आप चेकलिस्ट बनाते हो और जब आप प्रैक्टिकली जाते हो ना, दोनों में डिफरेंस हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, जो सिचुएशन आपने समझी थी जब आप एक्चुअली जाके करते हो तो आपको पता चलता है कि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन एज जो आपने एक चेकलिस्ट बना के दे दी, तो बहुत बार क्या होता है इससे कि अगर रिक्वायरमेंट है चेंज की तो वो हो नहीं पाता। इससे क्या होगा, जो टैलेंटेड एम्प्लॉय होगा ना वो भी अब क्या होगा, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा, बहुत मैकेनिकल हो जाएगा, अब वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। दूसरी चीज़, कोई ऐसा वीक एम्प्लॉय होगा सर तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज वो तो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ कर गया। तो जो इंटेलिजेंट और वीक है दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। दूसरा, अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ दूसरा स्टेप लेने की नीड थी लेकिन आपने तो ऑलरेडी एक चेकलिस्ट बना के दे दी, तो बहुत बार वो मिस हो जाता है, जिसकी वजह से सर आपका पूरा का पूरा जो ऑडिट प्रोसीजर था वही गलत हो जाता है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, वर्क में बिकम मैकेनिकल एंड कैरी आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज आपने पूरी की पूरी चेकलिस्ट बना के दे दी है। अब उनको यही नहीं पता कि जो वो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब कहीं पे कोई स्टेप चेंज करने की भी नीड थी तो वो नहीं करेंगे। क्लियर? प्रोग्राम ऑफन ट्रेंड टू बिकम रिजिड एंड अनफ्लेक्सिबल, बिकॉज सब कुछ ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है तो चेंज नहीं कर सकते। और कई बार लेकिन सिचुएशन होती है कि आपको चेंज करना चाहिए था। इनइफेक्टिव असिस्टेंट में टेक शेल्टर एंड में किल द इनिशिएटिव ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरप्रेन्योर असिस्टेंट। जो अच्छे वाला था उसको प्रॉब्लम होगी, वो अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा, इनिशिएट नहीं कर पाएगा एक्टिविटीज़ को, अपनी स्किल्स नहीं यूज़ कर पाएगा। ये ना पूरे ऑडिट को एक मैकेनिकल प्रोसेस बना देती है। एंड ऑडिट इज़ नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस, क्योंकि आज ये चीज़ ऐसी है, हो सकता है काम करते हुए कोई और सिचुएशन आ गई, कोई और एविडेंस मिल गया, तो उसकी वजह से शायद आपको प्रोग्राम चेंज करने की नीड होती है, लेकिन वो नहीं हो पाता बिकॉज वो ऑलरेडी एक चेकलिस्ट है।
ठीक है। इसका सेफ गार्ड क्या है सर? इसका सेफ गार्ड बस यही है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने आर्टिकल्स को कभी भी प्रोग्राम बना के दे तो उसके ऊपर प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए, जो ये देखते रहे कि कहाँ पे चेंज करने की नीड है, और अगर चेंज करने की नीड है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोलो कि सर ये प्रोग्राम इतना भी रिजिड नहीं है, ट्राई करना चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम हो वो रिजिड ना हो, उसके अंदर चेंज करने का स्कोप हो, एंड आप इंटरेक्शन करो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ये समझने के लिए कि सर सिचुएशन में किसी और ऑडिट प्रोसीजर की नीड तो नहीं है, ठीक है। तो सुपरवाइज करो। असिस्टेंट शुड बी इंकरेज टू ऑब्जर्व द मैटर जिनको नीड हो नए ऑडिट प्रोसीजर्स की। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट मैटर है तो आप इंकरेज करोगे अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो उसको सिग्निफिकेंटली नोटिस में लेके आएँ, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोग्राम को चेंज कर सके। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके दो ही सेफ गार्ड हैं, सुपरविजन और आपका एटीट्यूड। आप इंकरेज करो अपने एम्प्लॉयज़ को, सर ऑल्दो हम आपको प्रोग्राम दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना दिमाग ना लगाए। आप उनको बोलो कि जिस सिचुएशन में जो नीड है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोसीजर्स को चेंज करें। क्लियर सर? सेफ क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, डिसएडवांटेज एंड सेफ गार्ड। क्लियर सर? इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज क्या है सर? बहुत थ्योरी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या है सर? प्रोवाइड द क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट, प्रोवाइड द टोटल प्रोस्पेक्टिव। इससे क्या होता है सर? कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं रहता जो छूट जाता है। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट बिकम ईजियर। अब आपको पता है कि सर आज क्या काम करना है तो इसके लिए किस आर्टिकल को भेजना चाहिए। लेस डैमेज टू द ओवरलुकिंग एंड द इग्नोरेंस। इसकी वजह से क्या होता है? ऑलरेडी एक चेकलिस्ट बनी हुई है, तो इसका बेनिफिट क्या रहता है सर? एक काम पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बार बार नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी चेकलिस्ट बना तो टिक करते रहते हैं सामने, ना कोई चीज़ कोई भी प्रोसीजर इग्नोर होता है क्योंकि चेकलिस्ट बनी हुई है। ठीक है सर। हेल्प इन असर्टेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है ना तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट रहता है, लाइक यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स का डिटेल रहेगा, पर्टिकुलर्स, उसके साइड में एक होगा सर टिक करने के लिए कि ये हो गया, चेक करने के लिए। उसके रिगार्डिंग रहेगा सर रिमार्क कि ये काम किसने कहा, इसके रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर एम्प्लॉय लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। और लास्ट में रहता है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये वाली एक्टिविटी किसने करी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इट्स हेल्प इन असर्टेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर को पता चलता रहता है कि सर आप देखो, एक बात बताओ, आपने किसी को भेजा फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए, सिर्फ ऐसे ही भेज दिया, आपने उसको फ़ोन किया, भाई कितना काम हो गया, कहते सर अभी तो चल रहा है, कर रहे हैं। लेकिन अगर एक प्रोग्राम होगा तो परफेक्ट बता पाएगा सर एक्टिविटी नंबर 7 पे 3 स्टेप्स हो रहते हैं, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा, है ना। तो हेल्प इन कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, हेल्प इन गाइडिंग द सक्सेसिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर। यही प्रोग्राम आपको हेल्प करता है किस चीज़ में कि किस तरीके से फिर से काम करना है, राइट। एक्ट एज ए एविडेंस। अगर कल कोई ऑडिटर को ये बोले कि सर आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया, तो ये सारी चेकलिस्ट उसके लिए एविडेंस है, ये प्रूफ करने के लिए सर देख लो मैंने तो हर चीज़ लिख के दी है, उसके रिगार्डिंग रिमार्क्स भी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, तो सारा काम मैंने अच्छे से किया है। तो ये ऑडिटर के पास एक सेफ गार्ड रहता है ये बताने के लिए कि उसने अपना सारा काम कैसे किया है सर, अच्छे से, राइट। सर इसके रिगार्डिंग एक निमोनिक है, लिख लो, बिकॉज एक डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन। लिख देती हूँ, ठीक है, एक बार नोट के ऊपर शिफ्ट कर दूँ। हाँ जी, निमोनिक है डॉक्टर स्पाइसी, I for instruction, P prospective, selection का S, क्लियर, लेस डेंजर का D, रिस्पॉन्सिबिलिटी का R, क्लियर, प्रोग्रेस का P एंड ईयर का Y। ये एविडेंस आप लोग ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ये है निमोनिक, अगर लगे कि बेनिफिट करेगा तो लिख लो, ठीक है। 1 मिनट लगा के लिख लो, फटाफट स्क्रीन पे शिफ्ट कर रही हूँ।
ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सर ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर। जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कंस्ट्रक्शन का, कि भैया ऑडिट प्रोग्राम बनाते हुए ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए सर राइटिंग के अंदर। ठीक है, एंड ऑडिट प्रोग्राम बनाते हुए ना ऑडिटर खाली इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखेगा कि क्या क्या करना है, उनके सामने उसका ऑब्जेक्टिव भी लिखेगा, ताकि एम्प्लॉयज़ को ये समझ में आए कि भैया जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या इस प्रोसीजर के साथ वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर एडिशनल किसी और प्रोसीजर की तो यूज़ नहीं है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप अपने प्रोग्राम में लिखोगे कि इस प्रोसीजर को करते हुए कौन कौन से एरियाज थोड़े रिस्की हैं, ताकि आपका एम्प्लॉय अच्छे से ध्यान दे सके, और क्लाइंट के यहाँ पे कौन कौन से एविडेंस अवेलेबल होंगे, उसमें से आपके लिए सबसे अच्छा एविडेंस कौन सा है। ठीक है, उसके अंदर स्कोप और लिमिटेशन भी लिखोगे कि आपकी इस प्रोग्राम की क्या क्या स्कोप और क्या लिमिटेशन है, क्या क्या चेक करना है और क्या नहीं चेक करना है, कितना आप इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करने वाले हो, आप ये भी लिखेंगे सर। उसके अलावा सर सारे काम को लास्ट में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया ना, तो अब सारे स्टेप्स को कैसे कोऑर्डिनेट करना है आप ये लिखेंगे। उसके अलावा कि अगर किसी काम के लिए किसी असिस्टेंट की नीड है तो किस तरीके से आप असिस्टेंट ऑब्टेन कर सकते हो, उसके बारे में भी लिखोगे। बात समझ में आई। ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए सर जो इंस्ट्रक्शंस भी लिखे और साथ में ऑब्जेक्टिव भी। इसका बेनिफिट क्या होगा सर, देखो आपने लिखा है कि सर ये काम करना है और इसकी वजह से ये बेनिफिट होगा, ये ऑब्जेक्टिव है। अब सर ये काम करके अगर ऑडिटर को वो एविडेंस नहीं मिलते, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता, तो उसको पता चलेगा ना सर ये स्पेशल सिचुएशन है, इसके अंदर कुछ और यूजफुल प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन लिखो, ऑब्जेक्टिव लिखो, वो स्पेसिफिक सिचुएशन लिखो जहाँ पे आपको अपना प्रोसीजर चेंज करना तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा कौन कौन से एविडेंस अवेलेबल होंगे क्लाइंट के यहाँ पे, और उसमें से सबसे बेस्ट एविडेंस कौन सा रहेगा ये लिखो। क्या लिमिटेशन है, क्या स्कोप है वो लिखो। कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क कैसे करना है खुद का भी, और अगर किसी एम्प्लॉय या किसी असिस्टेंट की हेल्प पड़ेगी तो उसका काम कैसे कोऑर्डिनेट करना है, राइट। उसके अलावा कौन कौन से रिस्की एरियाज है जहां पे आपके एम्प्लॉयज को ध्यान से काम करना पड़ेगा, ये भी लिखोगे आप। ठीक है, बात समझ में आई। एक और चीज सर, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, एडवांटेज, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑडिट प्लान। ठीक है, केस स्टडी आती है सर डिसएडवांटेज और सेफगार्ड के ऊपर, या फिर बहुत बार आ जाता है सर शॉर्ट नोट किन चीज़ों के ऊपर, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर। पहली चीज़ एक चीज़ समझना, एक ऑडिट प्रोग्राम, एक सिंगल ऑडिट प्रोग्राम हर क्लाइंट के यहाँ पे नहीं चल सकता, बिकॉज हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग है, उसकी लिमिटेशंस अलग है, उसका स्कोप अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोग्राम चलेगा सर अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप अपने असिस्टेंट को encourage करोगे कि सर वो ओपन माइंड मेंटेन करके रखे, वो ध्यान दे कहाँ पे नए ऑडिट प्रोग्राम की नीड है या फिर ऑडिट प्रोग्राम को कहाँ चेंज की नीड है। ठीक है, और उसके अलावा सीए को टाइम टू टाइम अपना ऑडिट प्रोग्राम रिव्यू करते रहना चाहिए कि सर ये अभी यूजफुल है या उसको चेंज करने की नीड है। क्लियर, बात समझ पा रहे हो सर। इसके अंदर से कई छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है सर, देखो अभी तक हम पढ़ के आ रहे थे ऐसे 300, हमने पढ़ा कि किसी भी काम को करने के लिए ऑडिट करने के लिए ऑडिटर को पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग के 2 स्टेप्स थे, स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। उसके अलावा सर हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा, डेट इज ऑडिट प्रोग्राम, जिसपे शॉर्ट नोट्स बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा सर ऑडिट प्लानिंग के 1-2 कुछ और पॉइंट हैं जिनके ऊपर केस स्टडीज बहुत बनती है, एक बार वो और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, ऑडिटर में डिस्कस द, सर एक चीज़ समझना, जब भी आप प्लानिंग करते हो ना, तो प्लानिंग करने के बाद अपने प्लानिंग को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हो अपने क्लाइंट के साथ। सर एक बात बताओ, आपने ये प्लान कर लिया कि आप जाके परचेज चेक करोगे, अब क्लाइंट को तो बताना ही पड़ेगा ना कि आपने ये सोचा, तभी तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाएगा परचेज की। आपने सोचा आज मैं गोडाउन में आके चेक करूंगा, तो भैया पहले क्लाइंट को बताओगे, वही तो गोडाउन लेके जाएगा, राइट। तो सर आप जब भी प्लान करते हो तो आपको अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करते हुए 2 बातें ध्यान रखना। क्या, आप चाहे डिस्कस कर लो, उसके बाद भी प्लानिंग किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका। दूसरी बात, जब भी डिस्कस करो तो इतना याद रखना कि आपका डिस्कशन इतना ना हो कि उसकी वजह से आपके प्रोग्राम का, आपके ऑडिट प्लान का इफेक्टिवनेस ही खत्म हो जाए।
सर एक बात बताओ, सरप्राइज चेक करने वाले थे और वो भी आप ऑडिटर को, क्लाइंट को बता के आ जाओ कि सर हम ना आपके यहाँ पे सरप्राइज चेक करने आएंगे परसों, तो वो सरप्राइज क्या रहा? ठीक है, तो कितना चेक करना ये ऑडिटर ध्यान रखेगा कि इतना चेक करे कि उससे उसके प्लान का इफेक्टिवनेस खत्म ना हो जाए। ठीक है सर। उसके बाद ऑल्दो वैसे तो हम प्लानिंग स्टार्टिंग में ही बना लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अगर हमें चेंज करने की नीड पड़े तो हम चेंज कर सकते हैं सर। ठीक है। एंड ऑडिट प्लान बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑडिट प्लान बनाने के लिए चाहिए सर क्लाइंट का नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। सर 315 के अंदर जो हम पढ़ के आए थे, 315 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? 315 ने बोला था कि हमें क्लाइंट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ती है। सर सेम इन्फॉर्मेशन है, सेम सर, सेम क्वेश्चन आता है। What kind of the knowledge of client's business is required while planning the audit plan? ठीक है सर। इनिशियल कंसिडरेशन इन एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। सर ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है? ये वाला पॉइंट एक बार के लिए छोड़ के जा रही हूँ, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी छोड़ रही हूँ सर, ये भी बाद में पढ़ेंगे। अब ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं सर। प्लानिंग शुड कवर। देखो बेटा, अभी तक ना हम क्या पढ़ के आए? हम पढ़ के आए कि ऑडिटर को प्लानिंग करनी चाहिए, और प्लानिंग में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है, उसके स्टेप्स पढ़े, फिर हमने ऑडिट प्लान पढ़ा, फिर हमने ऑडिट प्रोग्राम पढ़ा। बेटा अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम पढ़ रहे हैं ऑडिट प्लानिंग, ओवरऑल ऑडिट प्लानिंग। तो एक दूसरे में क्वेश्चन मत सफल करके आना, क्योंकि ना यहाँ पे ना एक जैसे से कई टॉपिक हैं और आंसर भी ऑलमोस्ट सेम है, तो क्वेश्चन शफल मत करना प्लीज़। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लानिंग शुड कवर। ठीक है, बात समझ पाए? इससे पहले हम कवर करके आए थे स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं और प्लान में क्या चीज़ें कवर होती हैं, ये अलग है। प्लानिंग में क्या कवर होता है? ठीक है सर। सर प्लानिंग में क्या? प्लानिंग में कवर होता है कि किस तरीके से हम क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम और उसके इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेंगे। हमारे ऑडिट प्रोसीजर का एनटीई सर कहीं ना कहीं आप देखोगे ये ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान का मिक्सचर है। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेट कैसे करोगे, और रिलायंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। वैसे एक बात बोलूँ, मुझे ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। मैं ये बात बहुत रेयर बोलती हूँ कि मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट ये जनरली मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगता है सर मुझे। बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के क्या बेनिफिट है? सर देखो, ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेनिफिट आए तो ये लिख के आने हैं, ऑडिट प्रोग्राम के बेनिफिट आए तो डॉक्टर स्पाइसी लिख के आना है, और ऑडिट प्लान के अगर बेनिफिट आए तो क्या लिख के आओगे सर? डन सर। ठीक है, एप्रोप्रिएट अटेंशन टू द इम्पोर्टेंट एरिया। प्लानिंग के साथ क्या होती है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एरिया उनको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, सारी प्रॉब्लम टाइमली रिजॉल्व हो जाती है सर। ऑडिट होता है इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से। इफेक्टिव और एफिशिएंट का क्या मतलब होता है सर? कम एनर्जी लगा के टाइमली काम अच्छे से ख़त्म करना। ठीक है सर। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम, फॉर एग्जाम्पल कि नंबर ऑफ द मेंबर इन द टीम, नंबर्स ऑफ मेंबर्स। जैसे आपको टीम सेलेक्ट करने में हेल्प करती है, जैसे कितने लोग चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए। क्लियर, ये चीज़ लिखोगे आप। फैसिलिटेटिंग इन डायरेक्शन एंड सुपरवाइज। प्लानिंग क्या होगा तो ऑडिटर ठीक से पूरे ऑडिट को सुपरवाइज कर पाएगा। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क। क्लियर, अब इसको याद करने के लिए वी हैव ए निमोनिक दैट इज डांसर। सो एक सेकेंड, डी स्टैंड फॉर डायरेक्शन। ठीक है, ए स्टैंड फॉर एरिया, एन स्टैंड फॉर दैट नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है सर। सी स्टैंड फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क, ई स्टैंड फॉर द इफेक्टिवनेस, आर स्टैंड फॉर द सर रिजॉल्व ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर, एक बार बड़ा कर दूं। निमोनिक क्या है सर? डांसर। डी स्टैंड फॉर डायरेक्शन एंड सुपरविजन का डी, ए स्टैंड फॉर
इम्पोर्टेंट एरिया, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो आपको अपनी टीम में चाहिए, ठीक है। C स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क, E स्टैंड फॉर इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट, R स्टैंड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द पोटेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है सर, लिख लिया, चलिए। क्लियर सर, ये था आपका ऐसे 300। यहाँ पे कोई भी डाउट है ऑडिट प्लान के अंदर? आई थिंक आपको इस चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। बाकी एक काम करते हैं, देखो सर चैप्टर नंबर 2 हमारा हो गया है, लेकिन इसके रिगार्डिंग ना मुझे आपको 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट लिखवाने हैं। तो पहले वो 3 क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। क्लियर, चलिए। पेज इंसर्ट यहीं कर दूँ क्या? एक सेकेंड। सर पहला जो क्वेश्चन है वो है नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। सर देखो, जैसे 315 के अंदर रिस्क को असेस करने के लिए हमें क्लाइंट की नॉलेज लेनी पड़ती है, उसी तरीके से प्लानिंग करने के लिए भी हमें क्लाइंट की नॉलेज लेनी पड़ती है। सर सेम पॉइंट है, लिटरली सेम पॉइंट है। क्या क्या हम किस किस चीज़ के बारे में नॉलेज लेंगे? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स की और FRF की, क्लाइंट के नेचर ऑफ बिजनेस की, ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की, और कंपनी के जो आपका क्लाइंट है उसकी ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी की, एंड बिजनेस रिस्क की। सर सेम पॉइंट जो तुम 315 के अंदर पढ़ के आए थे, लेकिन अब मुझे तुम्हें 1-2 क्वेश्चंस लिखवाने हैं। क्या क्या? सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि भैया अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की नॉलेज लेने का बेनिफिट क्या है? क्वेश्चन है understanding of accounting principle help an auditor in determine following थिंग्स। क्या क्या है सर जो हमें हेल्प करता है? अगर हम किसी क्लाइंट के अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नॉलेज लेंगे तो इसका हमें कहाँ कहाँ हेल्प मिलेगा सर? इसके 2 तरीके के हेल्प मिलते हैं सर। एक तो इसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर देते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ की? द नीड टू इन्वॉल्व अ स्पेशलिस्ट। इसके बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करते हैं, ऑडिटर ये डिटरमाइन करता है कि भैया इस क्लाइंट के यहाँ पे ऑडिट करने के लिए हमें किसी स्पेशलिस्ट की नीड पड़ेगी क्या, टू परफॉर्म ऑडिट। सर मान लीजिए आपके क्लाइंट का काम है गैसेस का, केमिकल्स बनाता है, ठीक है। अभी क्या केमिकल्स के ऊपर ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी है, साथ में पता है उन लोगों को ना इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करने के रिगार्डिंग में ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती है ताकि वो कंपनसेट कर सके। बिकॉज केमिकल बनाते हुए बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो इसके कंपनसेशन में ना उन्हें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं ताकि उनका पॉल्यूशन कंट्रोल कर सके वो, ठीक है। तो अब हो सकता है सर उनकी अकाउंटिंग के अंदर कोई चेंज आ गया हो। अब सर एक बात बताओ, हम तो सीए हैं ना, हम अकाउंट्स और टैक्स तो समझते हैं, लेकिन कौन सी गैस रिलीज हो रही है उसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट प्रोविज़न बना है कि नहीं बना वो कैसे पता चलेगा, राइट? नया अकाउंटिंग प्रिंसिपल आ गया है, नई पॉलिसीज़ आ गई हैं कि अब उनको प्रोविज़न बनाना पड़ेगा इन गैसेस के रिगार्डिंग। तो सर अब उस गैस के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट प्रोविज़न बनाया है कि नहीं बनाया, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि इस गैस से कितना डैमेज हो रहा है। वो तो हम कर नहीं सकते, उसके लिए तो हमें किसी इंजीनियर की हेल्प पड़ेगी। तो सर इन सब के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें काम करने के लिए किसी स्पेशलिस्ट की नीड पड़ेगी क्या, ठीक है। दूसरा, द इफेक्ट ऑन ऑडिट
एक सेकेंड सर, द इफेक्ट ऑन ऑडिट ऑफ significant new and revised disclosure। दूसरा, आप जब उनके अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नॉलेज देखते हो, लेते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक चेंज तो नहीं आया जो तुम्हें अपने बुक्स में रिक्वायर्ड हो डिस्क्लोजर करने की। ठीक है, तुम्हें उसके बारे में पता चलता है। सर देखो, बहुत सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा एक तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है कि अगर कभी भी कोई अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करता है तो उसके बारे में डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो तुम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग लोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि इस क्लाइंट ने कहीं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज तो नहीं करी। बिकॉज अगर कुछ चेंज किया होगा तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका तुम्हारे ऑडिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस डिस्क्लोजर्स का। ठीक है सर, बात समझ पाए? ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप लिख लिया हो, वरना 1 मिनट लगा के लिख लो। सर अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बेटा देख, जब मैं ऑडिट रिस्क पढ़ा रही थी ना, तब भी मैंने बोला था कि हम देखते हैं कोई बिजनेस रिस्क तो नहीं है। यहाँ भी हमने क्या बोला अभी, जब भी हम क्लाइंट की नॉलेज लेंगे तो हम देखेंगे उस क्लाइंट के यहाँ पे बिजनेस रिस्क तो नहीं है। अब ये बिजनेस रिस्क क्या है? सर देखो, बिजनेस रिस्क का ना ऑडिट से कोई कनेक्शन नहीं होता, मतलब हमारी ऑडिट में कोई कनेक्शन नहीं होता। बस इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर देखो, जिस क्लाइंट के यहाँ पे तुम ऑडिट करने जा रहे हो, उस क्लाइंट ने जिस पर्पस के लिए अपना बिजनेस किया होगा, अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसा रिस्क है जो उसके पर्पस को ही डिफीट कर दे। सर आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, कोई ऐसा रिस्क है सर जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो रहा है, तो ऐसे रिस्क को हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। इसका हमारे ऑडिट से वैसे कोई कनेक्शन नहीं होता, इसका किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कनेक्शन नहीं होता, इसका इम्पैक्ट जाता है बिजनेस के ऊपर। ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से क्लाइंट का बिजनेस ही बंद होने वाला हो या बिजनेस लॉस में जा रहा हो, इनको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो सर एक काम करो, कुछ एग्जाम्पल लिख लो बिजनेस रिस्क के। एक सेकेंड सर, डुप्लीकेट नहीं करना था, हमें करनी है, हमें क्या चाहिए, एक प्लेन पेपर ना, तो हमें करना है नया फाइल इंसर्ट, राइट, नया स्लाइड। चलिए, क्वेश्चन है सर, एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस रिस्क। सर पता है मैं वैसे कुछ एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, लेकिन इसके कितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सिंपल सी चीज़ है भैया। ऐसे सारे फैक्टर जो हमारे क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उसके गोइंग कंसर्न के ऊपर या फिर उसके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, क्या क्या है? फेलियर टू कीप अप टू डेट विद न्यू टेक्नोलॉजी। सर जो नोकिया के साथ हुआ, ठीक है। एक्सेसिव रिलायंस ऑन की सप्लायर। सर मान लीजिए कोई बंदा है, उसकी सारी सप्लाई एक ही पर्सन से आती है या सिर्फ वो एक ही प्रोडक्शन में डील करता है, तो कल अगर वो बंदा वो सप्लाई ना दे तो सर आपको तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज लैक, सो नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल विद एक्सपर्टीज। ऐसे पर्सनल, ऐसे लोगों की कमी है जिनके पास एक्सपर्टीज हो किस चीज़ की, टू रिएक्ट टू चेंज इन इंडस्ट्री। सर इंडस्ट्री में सब कुछ नया नया कर रहे हैं, आपके पास लोग ही नहीं है जो उसके साथ इनिशिएटिव ले सके। ठीक है, इनसफिशिएंट और
excessive production capacity, सर बड़े होने के बाद ना हैंड राइटिंग बड़ी गंदी हो जाती है, इतना लिखना पड़ता है ना, लिखते लिखते ना हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है। कॉज बाय इन एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ डिमांड, राइट। एक और पॉइंट है सर, पॉइंट नंबर 5, सॉरी, हाँ, दीज आर द सम एग्जाम्पल किस चीज़ के, बिजनेस रिस्क। सर बिजनेस रिस्क कौन से रिस्क होते हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर या उसके गोइंग कंसर्न के ऊपर। जिस पर्पस के लिए बिजनेस चल रहा था, प्रॉफिट के लिए चल रहा था, उसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट, उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क, राइट। लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी बेटा देख, अभी तक हम पढ़ के आए प्लानिंग, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन लिखवाऊंगी ना, इट्स अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन, कि प्लानिंग के रिगार्डिंग आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखने हैं। बेटा देख, एक तो ना सेम क्वेश्चन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, क्या आंसर रहेगा सर? सर ओवरऑल स्ट्रैटेजी का तुमने जो ऑडिट स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंटेशन रखोगे, ठीक है सर। उसके अलावा पॉइंट 1, पॉइंट 2 तुम ऑडिट प्लान का डॉक्यूमेंटेशन रखोगे। इन दोनों में अभी कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया, सर आपको याद है हमने कल पढ़ा था मटीरियलिटी, सेम कुछ वैसे ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कोई भी चेंज है ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान के अंदर, उसका डॉक्यूमेंटेशन रखोगे। आप बोलोगे मैम ऑडिट प्रोग्राम क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैंने तब भी बोला था बेटा ऑडिट प्रोग्राम ना ऐसे 300 कवर नहीं करता। तो कितने डॉक्यूमेंटेशन रखना है, ये ऐसे 300 के अंदर लिखा गया है और उसने सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करी है, ठीक है। आप बोलोगे मैम बस इतना सा, नहीं बेटा, इसके अलावा आता है एक और पॉइंट, अदर इंफॉर्मेशन which should be part of audit documentations। ठीक है, लिख लो इसके अंदर पॉइंट। A summary of discussion with entities, key decision maker, right? Document of audit committee pre-approval of services। नेक्स्ट है अदर communication and agreements with management and TCWG regarding scope and
या आपको लिखना चाहिए एंड और चेंज इन स्कोप। ठीक है सर। उसके अलावा 2 और पॉइंट हैं, ऊपर लिख रही हूँ मैं। एक काम करते हैं, इसके यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 4 पॉइंट। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट, ये भी आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट होनी चाहिए, आपने जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है वो भी। एंड फोर्थ, अदर रिपोर्ट, अगर कोई और रिपोर्ट है जो अगर किसी ने इशू करी है एज पर एग्रीमेंट, एज पर एग्रीमेंट। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से सुन। पेपर में क्वेश्चन आए कि ऑडिट प्लानिंग के रिगार्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं बेटा, तो क्या लिख के आओगे? ये तीनों लिख के आओगे। उसके अलावा ये चौथे के अंदर ये 5 पॉइंट लिख के आओगे। ठीक है। इसके अलावा सर एक और क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर बिना कुछ बोले, ये सर इससे पहले आपने पढ़ा था कि मटेरियलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट रखेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखेंगे। प्लानिंग में डॉक्यूमेंट आए तब भी ये पूरा आंसर लिख के आना है। अदरवाइज पता है इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है what kind of the information which should be the part of audit documentation। ना वो ये बोलेगा कि प्लानिंग से रिगार्डिंग क्या डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, ना ये मटेरियलिटी बोलेगा, वो खाली बोल देगा कि ऑडिटर को कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दीज आर द अदर इन्फॉर्मेशंस, ये 5 अदर इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में तुम्हें अपने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने हैं। ठीक है। ऑल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम भी ऐसे 230 भी पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ना अलग है। याद रखना प्लीज़, किस किस चीज़ के बारे में सर। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो इसमें ज़्यादातर 3 पॉइंट किस चीज़ के बारे में, 3 पॉइंट है सर डिस्कशंस के बारे में। पहला है समरी ऑफ द डिस्कशन, पहली है समरी। दूसरा, अगर सर देखो जब भी हम काम करते हैं ना, जैसे मैंने अभी भी बोला कि जब भी तुम प्लानिंग करोगे ना तो प्लानिंग से पहले ना मतलब तुम्हें अपनी प्लानिंग को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। वही बात है सर, तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस देने से पहले हमें ऑडिट कमेटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। ऑडिट कमेटी इज TCWG। ठीक है, उससे अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं कि देखो हम यही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा सर अगर मैनेजमेंट या TCWG के साथ कोई भी बात हुई है किसके रिगार्डिंग, स्कोप के रिगार्डिंग या चेंजिंग इन स्कोप के रिगार्डिंग, ऐसे 210 उसके डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं। उसके अलावा आप जो खुद अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे वो आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट के अलावा भी अगर कोई और रिपोर्ट आप इशू कर रहे हो एज पर द एग्रीमेंट, तो वो भी तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट रहेंगी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट रहेंगी। बात समझ में आई? डिस्कशन विद द की मैनेजर्स, मतलब मैनेजमेंट एंड TCWG के साथ जो डिस्कशन है उसकी समरी रखोगी। उसके अलावा अगर तुमने ऑडिट कमेटी से कोई प्री अप्रूवल्स ली थी, ऑडिट करने से पहले कुछ प्री अप्रूवल्स लिए थे, वो डॉक्यूमेंटेशन रखोगे। सर ये प्री अप्रूवल वाला एक सेक्शन बोलूँ सर, जब आप फाइनल में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा जब भी कोई CA काम करते हैं ना तो उसको काम करने से पहले ना ऑडिट कमेटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब फाइनल में जाकर डिटेल में पढ़ते हो, उनसे ना अप्रूवल लेनी पड़ती है कि सर देखो हमने ये अपॉइंटमेंट मतलब हम एज ऑडिटर काम कर रहे हैं, कर लेना। तो दीज आर द प्री अप्रूवल कम्युनिकेशंस विद द ऑडिट कमेटी, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन रखना कि हाँ उन्होंने अलाउड किया है। उसके अलावा अगर मैनेजर या TCWG ने किसी ने भी आपके स्कोप को लिमिट किया, जैसे हमने 210 में भी पढ़ा है कि अगर कोई हमारे स्कोप को लिमिट करता है तो हमें क्या करना है। अगर मैनेजर हमारे स्कोप को लिमिट कर रहा है तो हम TCWG से डिस्कस करेंगे, तो उस डिस्कशन की डॉक्यूमेंटेशन रखोगे। ठीक है सर। उसके अलावा हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे। एंड उस ऑडिट रिपोर्ट के अलावा भी अगर हमने कोई एज पर द एग्रीमेंट कोई रिपोर्ट इशू करी है, हो सकता है आपका क्लाइंट बोल दे कि सर हम एक काम करो ना, एक बार हमारे स्टॉक स्टेटमेंट पे भी अपना रिपोर्ट इशू कर दो, बैंक से लोन लेना है, आपने तो ऑडिट किया ही, आपको तो पता ही है कितना स्टॉक पड़ा है ना। तो कोई और स्टेटमेंट भी अगर आप दे रहे हो एज पर द एग्रीमेंट, तो वो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जिस बार ये पेपर में आएगा ना उस बार किसी बच्चे को नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी छोटी सी नोटबुक बनेगी ना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। मैं हद मार के बोलूँ ना तो 20 से 30 क्वेश्चन लगा लो सर, 30 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 30 क्वेश्चंस के अराउंड होंगे।
एनी 30 क्वेश्चंस एकदम ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि अगर वो पेपर में आते ना तो बहुत चांसेस थे आप गलत कर पाते, तो मैंने ना अलग से आपको लिखवाते चल रही हूँ। क्लियर, बात समझ में आई? सर ये था आपका चैप्टर नंबर 2, हमारा हो गया चैप्टर नंबर 2। हमने फर्स्ट का भी हाफ चैप्टर कर चुके हैं, हाफ रहता है। उसके अलावा फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। अरे हाँ, फोर्थ चैप्टर के अंदर हम एक टॉपिक छोड़ के आए थे, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट रिस्क एंड मटीरियलिटी। तब मैंने आपको कहा था कि एक बार मटीरियलिटी पढ़ा दूं, उसके बाद ऑडिट रिस्क पढ़ाऊंगी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ाऊंगी। सर एक बात सुनो, इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता तो ध्यान से सुनना। सर ऑडिट रिस्क क्या है? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का रिस्क, ठीक है, बात समझ पा रहे हो? एंड मटेरियलिटी क्या होती है? सर मटेरियलिटी ऐसे 320 बोलता है कि जब भी ऑडिट करो उससे पहले ना मटेरियलिटी डिसाइड कर लो, क्योंकि हम हर चीज़ डिटेल में चेक नहीं करते, हम सिर्फ मटेरियल चीज़ों को डिटेल में चेक करते हैं, ठीक है सर। ऑडिट रिस्क को कम कैसे कर सकते हो? डिटेक्शन रिस्क को कम या ज़्यादा करके। डिटेक्शन रिस्क मतलब काम ऑडिटर अगर जितना ज़्यादा चेक करेगा डिटेक्शन रिस्क उतना कम होएगा। बात समझ पा रहे हो? ऑडिट रिस्क, सर ये दो रिस्क तो हम छेड़ नहीं सकते, खाली इसी को छेड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर जितना ज़्यादा काम करेगा डिटेक्शन रिस्क उतना कम होगा और ऑडिट रिस्क उतना ही कम होता जाएगा, मतलब एक कंपोनेंट भी कम होगा तो अपने आप कम हो जाएगा ना। क्लियर? तो सर जो मटेरियल चीज़ें होती हैं जो हमने अलग से निकाला कि सर दिस इज मटेरियल, मटेरियल को तो हम बहुत डिटेल में चेक करते हैं। मटेरियल चीज़ों का तो कॉन्सेप्ट ही ये है कि भैया मटेरियल चीज़ों को डिटेल में चेक करना है। अब जिस चीज़ को डिटेल में चेक करोगे उसके अंदर ऑडिट रिस्क तो कम हो जाएगा ना, डिटेक्शन रिस्क तो कम हो जाएगा ना। जितना ज़्यादा काम किया ऑडिट रिस्क उतना कम होता जाएगा। और मटेरियल चीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा मटेरियल है उसके अंदर ऑडिट रिस्क उतना कम हो जाएगा, क्योंकि ऑडिटर काम ज़्यादा करेगा। तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। किसके बीच में? ऑडिट और मटेरियलिटी। क्योंकि जो मटेरियल चीज़ें होती है हम उनको कैसे चेक करते हैं? डिटेल में। और जैसे हम किसी चीज़ को बहुत डिटेल में चेक करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा डिटेक्शन रिस्क कम होता जाएगा, डिटेक्शन रिस्क कम होगा तो हमारा ऑडिट रिस्क कम होता जाएगा। तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप कि जो भी मटेरियल चीज़ें होंगी उसके अंदर हमने गलत ओपिनियन दिया होगा, इसके चांसेस कम होंगे क्योंकि हमने तो काम बहुत डिटेल में किया है। बात समझ पा रहे हो? क्लियर? चलिए सर, यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। ऑल्दो मैं इतनी जल्दी ब्रेक नहीं देती हूँ, बट नया टॉपिक स्टार्ट करना है उससे बेटर हम एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए।